हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारे डे 19 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम 1/5 अपना जो टारगेट है, जो हमारा 90 डे का चैलेंज है, हम 18 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 1/5 पार्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या शुरू कर रहे थे, हम थे दूसरे सब्जेक्ट में, जो कि है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एसेट एलोकेशन हम खत्म कर चुके हैं। उसमें जो हमने नेक्स्ट शुरू किया है वो है हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। उसमें से 3 चैप्टर्स है जो हम एक कंप्लीट कर चुके हैं 4 लेक्चर्स में अपने। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सेकंड चैप्टर, विच इज योर इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिलेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना अभी तक देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन, कि हम जब भी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारी उसमें एक्सेस रिटर्न होती है विद रिस्पेक्ट टू इन रिलेशन टू बेंचमार्क। तो हम उसका देखते हैं कि कौन कौन से उसके रिटर्न्स जो आ रहे हैं, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है जो एक इन्वेस्टमेंट जो मैनेजर है या जो पोर्टफोलियो मैनेजर है जो उसने एड ऑन की है, जिसकी वजह से वो एक्सेस रिटर्न उसको अर्न कर सका। अब हम चलो देखते हैं कि उसने कर लिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे, एबीसी फॉर एग्जाम्पल, सारे अच्छे हैं, एक्सेस रिटर्न सब कर रहे हैं। बट अब हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कि हमें कौन सा वाला अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजर है हमें कौन सा चूज करना है। तो हमारा जो पूरा चैप्टर ही है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिलेक्शन, कि हमें कैसे करना चाहिए, और वो सारे पूरे हमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों को एक पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर चूज करना चाहिए। तो ये जो है ये सारे हमारे हैं इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, LOS। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ये बोल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी को हायर करते हैं क्योंकि उनके पास एक तो टाइम नहीं होता, चलो नॉलेज भी है, सबसे पहले तो नॉलेज नहीं है तो फिर उनके पास उनको अगर नॉलेज है भी तो उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, ऑफिस भी देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर जो थर्ड पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे चीजें हो जाती है, मतलब वो पूरा उसको उनके पास एक तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इतना अच्छे से नहीं आएगी जो एक फंड मैनेजर के पास आएगी, क्योंकि उसका एक नेटवर्क ऐसा होता है कि उसके पास जो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ जाती है। तो ये सारे रीजंस होंगे जिसकी वजह से एक जो इन्वेस्टर है वो एक फंड मैनेजर को चूज करता है अपने सिक्योरिटीज को मैनेज करने के लिए। देखो इसमें लिखा है ना, डू नॉट होल्ड सिक्योरिटीज डायरेक्टली बट रादर इन्वेस्ट यूजिंग इंटरमीडिएटरीज। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो ITS फंड यूज कर सकते हैं, हेज फंड यूज कर सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी या फिर ETFs। अब जो ये बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस होती है वो हमारी जो किसके चीज की में होनी चाहिए, जो हम किसी की कोई पोर्टफोलियो मैनेजर देख रहे हैं तो हम उसके इन्वेस्टमेंट एक्शंस, उसके डिसीजंस और जो रिकमेंडेशन है, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अगर वो ABC जो है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ड्यू डिलिजेंस करना है। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, हमें अच्छे से उसके सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करने, किस चीज से रिलेटेड में, कि उसका इन्वेस्टमेंट का एक्शन क्या होगा, डिसीजन क्या लेगा और वो क्या रिकमेंडेशन देगा। जब भी हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स जो अचीव कर चुका, और वो लाइकलीहुड क्या है उसका कि वो और फ्यूचर में भी उसको अटेन कर सकता है। ड्यू डिलिजेंस से क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंटेग्रिटी, ऑपरेशंस और पर्सनल। जो हमारी ड्यू डिलिजेंस होती है वो होती है क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव एनालिसिस, दोनों देखते हैं हम। ये नहीं कि हम सिर्फ कि हम रिटर्न्स देख रहे हैं या कोई रिस्क प्रोफाइल देख रहे हैं, सिर्फ हम वही नहीं देखेंगे, हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो 3 ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं जिससे वो बेस्ट हम देख सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, वो क्या क्या है। एक फ्रेमवर्क जो हम बनाएंगे जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके और इवेलुएट कर सके और अल्टीमेटली सेलेक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सबसे पहले तो हमारे पास प्लान होना चाहिए या फिर फ्रेमवर्क जिसको बोल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। थर्ड हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसको और फर्दर। अब हम बोल रहे हैं कि अ फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजर सर्च एंड सिलेक्शन। क्या वो फ्रेमवर्क क्या होता है, एक मतलब कोई एक लिस्ट या फिर कुछ प्लान जिसके थ्रू हम
अपना जो टास्क है या जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर सके। कि मतलब ये हमारे पास एक लिस्ट है, टिक मार्क करते जाएंगे। जैसे जब हम कहीं घूमने जाते हैं, टू डू लिस्ट होती है हमारी डेली की, या फिर कहीं हम घूमने जाते हैं तो हमारी चेक लिस्ट होती है, तो वो हम फ्रेमवर्क उसको बोल रहे हैं, चेक लिस्ट को। जो मैनेजर का सिलेक्शन और सर्च करने का प्रोसेस होता है ना, वो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला यूनिवर्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब जो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्स बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि एक इन्वेस्टर है, उसका ना वैल्यू टिल्ट है। एक वैल्यू टिल्ट मतलब वो वैल्यू स्टॉक्स जो है उनको ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम एक यूनिवर्स बनाएंगे, यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, जिसमें कि ए बी सी ये सारे क्या होंगे, ये हमारे वैल्यू इन्वेस्टर्स ही होंगे, जो वैल्यू स्टॉक्स देखते हैं, ठीक है। वैल्यू स्टॉक्स मतलब फंडामेंटल जिनके अच्छे हैं वो वाले स्टॉक्स उनको फोकस करते हैं। अब इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल और डिसीजन वही है, प्लस उनका बेंचमार्क जो है वो भी जो इन्वेस्टर है उसके एक अकॉर्डिंग जो उसके गोल है। अब ये यूनिवर्स है, इसमें तो बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे। अब हम इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, वही इसमें बता रहे हैं कि फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। हम क्या करेंगे, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, हम जिसमें इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस करते हैं, जो इवेलुएट करते हैं मैनेजर के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, जिसमें 2 तरह के हम जो ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें हम क्या क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2। एक तो हमारा है इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। दूसरा है हमारा ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। इसको वैसे समझ लो, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल। इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को देखते हैं। विच इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस क्या होगी हमारी, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस देख रहे हैं। और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस क्या होगी, जिसमें हम मैनेजर का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी ऑपरेशन मतलब कैसे उसको, जो कोई भी उसका प्रोसेस है, जो उसकी पूरी एग्जीक्यूशन है, उसको वो कहाँ और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम ऑपरेशनल देख रहे हैं उसकी फर्म। और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर हम जब उसको और मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें ना एक ये सीएफए करिकुलम में ना एक पूरा बॉक्स दे रखा है, एग्जिबिट दे रखा है, जिसमें यूनिवर्स में क्या बोला हुआ है। यूनिवर्स अगर हम देख रहे हैं तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हमारा यूनिवर्स क्या होगा। ये सब नॉर्मल है कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। फिर हम देखेंगे सूटेबिलिटी, जो हमारा जो पोर्टफोलियो या जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग हम सूट करते हुए बनाएंगे। फिर हमारा स्टाइल, जो वैल्यू टिल्ट की बात की। फिर हम देखेंगे एक्टिव या पैसिव है कि वो इन्वेस्ट जो पोर्टफोलियो मैनेजर है। सेकंड होगा, ये तो फर्स्ट हो गया यूनिवर्स डिटरमाइन करना। सेकंड क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूशन और अप्रेजल देखते हैं, कैप्चर रेशियो और ड्रॉ डाउन, ये मैं प्रीवियस चैप्टर में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या देखेंगे, फिलॉसफी देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, पीपल देखेंगे। ये भी मैं आगे अभी आपको बताऊंगी, ये कल वाले लेक्चर में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया था, क्वालिटेटिव में 2 है, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक ऑपरेशनल, इसके सब पार्ट्स। तो ऑपरेशन हमें समझ आ गया कि हमें इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस में फिलॉसफी देखनी है, ठीक है। और क्या देखना, प्रोसेस देखना है। फिर और क्या देखना है, पीपल देखना है, पोर्टफोलियो देखना है। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में हमें क्या क्या देखना है, प्रोसेस और फॉर्म देखनी है, कि उसका प्रोसेस क्या है उस इन्वेस्टर का, और उसकी फॉर्म कैसी है, बड़ी है, छोटी है, टर्नओवर कैसा है, कितना AUM कितना वो देखता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर, एज अ CFA वाले तो हमें तो चलो बनना ही है, फंड मैनेजर बनना है, हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो करनी है, तो एक तरह से ये हमारे लिए तो है ही। बट ये एक नॉर्मल जनरल लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है कि उनको कौन सा अपना पोर्टफोलियो मैनेजर चूज करना चाहिए। तो ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम, ऑपरेशनल में प्रोसेस, प्रोसीजर, फर्म, इन्वेस्टमेंट व्हीकल, टर्म्स क्या है, वो मॉनिटर कब कब करता है, ये सब देखेंगे। फिर हम जो इसमें था हमारा डिफाइनिंग द मैनेजर यूनिवर्स, जो कि सबसे फर्स्ट था। इसमें क्या है, हम मैनेजर सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो बिगिन होती है बाय डिफाइनिंग द यूनिवर्स ऑफ फीजिबल मैनेजर, दोज मैनेजर दैट पोटेंशियली सेटिस्फाई द आइडेंटिफाइड पोर्टफोलियो की जो नीड है। मान लो मेरा पोर्टफोलियो, जैसे मैंने बताया था, एसेट अप्रोच, लाइबिलिटी बेस्ड और गोल्स बेस्ड होता है। तो मान लो मेरा लाइबिलिटी बेस्ड है, ठीक है। अब तो जो मेरी नीड क्या है, कि जो मेरी लाइबिलिटी है वो पूरे जो कवर हो सके, मेरे पोर्टफोलियो की जो रिटर्न्स होगी उनसे पूरा हो सके वो, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, एक पोर्टफोलियो, एक यूनिवर्स बनाऊंगी उन सारे मैनेजर्स का जो बहुत ही अच्छे से मेरे टारगेट को अचीव कर सके। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड होगा जो IPS होता है ना, IPS क्या होता है हमारा,
आईपीएस अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट करके बताना कि क्या होता है, ये तो हम लेवल 1 से देखते हुए आ रहे हैं। और जो रीजन होगा मैनेजर सर्च का वो क्या होगा हमारा, यूनिवर्स ऑफ मैनेजर्स कंसिडर्ड एंड द बेंचमार्क अगेंस्ट व्हिच दे आर कंपेयर्ड, जो मैं अभी बता रही थी। जो सर्च होती है वो शुरू होती है अब बेंच विद द बेंचमार्क दैट रिप्रेजेंट्स मैनेजर्स रोल विद इन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जो उसका बेंचमार्क का रोल होगा उस पे हमारा सर्च जो है वो शुरू होता है। जो बेंचमार्क क्या होता है, वो एक रेफरेंस होता है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन और अप्रेजल का, कि किसके मतलब अगर बेंचमार्क मैंने चूज किया, ये बेंचमार्क है मेरा, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके हिसाब से वो रिस्क एक्सपोजर रिस्क एक्सपोजर उसके कितने हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि वो एक रेफरेंस पॉइंट बनता है कि हमें कौन सा मैनेजर चूज करना है और कौन सा नहीं चूज करना। अब इसमें क्या होता है, सेवरल अप्रोचेस होते हैं टू असाइनिंग अ मैनेजर टू अ बेंचमार्क। कैसे हम असाइन करते हैं एक मैनेजर को बेंचमार्क से? सबसे पहले थर्ड पार्टी कैटेगराइजेशन। थर्ड पार्टी कैटेगराइजेशन क्या होते हैं, मान लो मैं एक रिसोर्स प्रोवाइडर हूँ, उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं डेटाबेस और सॉफ्टवेयर बनाऊंगी जिसमें कि मैं खुद से ही ना जो मैनेजर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी के अनुसार उनको ना कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगी। जैसे मान लो मैंने एक ना एक्सेल शीट बनाई, एक कॉलम में लिखा है वैल्यू, एक में लिखा है ग्रोथ और एक में कुछ और लिखा है, ठीक है। मान लो एक्टिव मैनेजर है और कोई है दूसरा पैसिव मैनेजर। अब जो वैल्यू टिल्ट वाले लोग हैं मैं उनके सबके नाम लिख दूंगी और पूरा सब चीज, फिर जो ग्रोथ वाले उसके सबके नाम लिख दूंगी, एक्टिव वालों के अलग, ऐसे करके एक लिस्ट बन जाएगी कि कौन कौन से इन्वेस्टर किसके हैं। तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ मेरा इन्वेस्टर कैसा है, उसका गोल कैसा है और उसकी नीड्स क्या है पोर्टफोलियो की, उसके हिसाब से मैं एक अगर बोल ले तो ये पूरा लिस्ट उठा के उसको दे दूंगी। तो ये क्या होती है, थर्ड पार्टी कैटेगराइजेशन, जिसमें एक थर्ड पार्टी कैटेगरी बनाती है। ये क्या होती है, ये इजी होती है और एफिशिएंट वे होती है, ठीक है। इसमें रिस्क क्या होता है, मान लो जो डेफिनेशन है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरी डेफिनेशन वैल्यू टिल्ट की कुछ और हो, आप लोगों की कुछ और हो, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। वैसे ही रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस क्या होता है, अब रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस ये हम करेंगे अभी, और होल्डिंग बेस्ड स्टाइल एनालिसिस भी हम अभी देखेंगे। इसमें जो रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस है वो रिस्क एक्सपोजर्स को देखता है कि जो मैनेजर एक्चुअल रिटर्न सीरीज से डिराइव करते हैं रिस्क एक्सपोजर्स एक्चुअल रिटर्न से, और उसके एडवांटेज क्या है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटेशनल एरर जो एफर्ट होते हैं हमें ज्यादा करने पड़ते हैं और लिमिटेशंस है उसकी, ये अभी हम डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। कोई नहीं आ रहा तो समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ है हमारा मैनेजर का एक्सपीरियंस, मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, उसको कितना अच्छा बताओ। एक्सपीरियंस क्यों बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस है, अगर कोई मैनेजर एक्सपीरियंस है इसका मतलब उसने बहुत टाइम दिया है मार्केट में, उसने मार्केट के अप्स भी देखे होंगे, उसने मार्केट को डाउन जाते हुए भी देखा होगा, उसने मार्केट को साइडवेज जाते हुए भी देखा होगा, तो उसने क्या किया होगा, पोर्टफोलियो बनाए होंगे। तो उसके हिसाब से क्या करेगा वो, उसकी जो पूरी पोर्टफोलियो बनी होगी वो अप्स में भी बनी है, डाउन्स में भी बनी है, तो उसके रिटर्न्स को हम अच्छे से पूरा एक देख सकते हैं। एक हमारे पास लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेटा भी है, प्लस हमारे पास सिनेरियो जो है अलग अलग सिनेरियोज भी है कि अप्स में उसका कितना रिटर्न था, डाउन में कितना और साइडवेज में कितना। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो जितना ज्यादा मैनेजर का एक्सपीरियंस एज इन कि उसने बहुत सारी मार्केट्स को देख रखा है, अलग अलग मार्केट्स में वो वर्क कर चुका है, वो सब देखते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि हमें हाइब्रिड जो स्ट्रैटेजी होती है ना, जिसमें हम हर एक अप्रोच को कंबाइन करते हुए बनाते हैं, वो ज्यादा हमें रिकमेंडेड होती है कि कुछ का कुछ अच्छा है, कुछ का कुछ अच्छा है, तो हम उसको एक कंबाइन करके कुछ और बना के अपने हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं। हमें जब भी हम स्क्रीनिंग करते हैं ना, तो इसमें हम हमें परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए इसमें, ठीक है। जो यूनिवर्स होती है ऑफ पोटेंशियल मैनेजर्स इज नॉट स्टैटिक। अब जो मैंने एक लिस्ट बनाई कि ये वैल्यू वाले उनमें धड़ ये नाम है, टिल्ट वाले ये टिक टक टिक ये नाम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये क्या सेम रहेगा, नहीं, कोई आएगा और कोई जाएगा, किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हो सकती है विद टाइम, तो वो एक बंदा यहाँ से हटके दूसरे में चल जाएगा, दूसरा ऐसे चेंज होता रहेगा। अब हम बात करते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स इन मैनेजर सिलेक्शन। ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हमने कब देखा था, हमने देखा था लेवल 1 में देखा है, इन क्वांट्स में देखा है, और अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसने इकोनॉमिक्स में भी देखा है। अब जो अभी इसको मत देखो, एग्जिबिट को यहाँ इस पे पढ़ते हैं। हाँ, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम एक ना, जब हमें मैनेजर को तो देखना ही है कि कौन सा सिलेक्ट करना है, तो अब हम एक नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है जिसमें हम रिग्रेशन वाली चीज है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक हम क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस, और क्या बोलते हैं एक और नल और ऑल्टरनेट शायद बोलते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे नल हाइपोथेसिस अगर मैंने इक्वल्स टू लिया है कि हम बोल रहे हैं कि मैनेजर इज नॉट स्किलफुल, तो मैं जो मेरी
इसको मैं बोल देती हूँ ऑल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है, बट इसको ये नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। मुझे ना एग्जैक्ट जो इसकी टर्म है वो याद नहीं आ रही, अगर किसको याद आ जाए तो प्लीज कमेंट करना कि नल हाइपोथेसिस और एक और होती है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस होती है। और इसमें क्या बोल रहा है, मैनेजर इज नॉट स्किलफुल, इसमें क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, मैनेजर इज स्किलफुल, ठीक है। तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, एक नल हाइपोथेसिस बनाई जिसमें बोल रहे हैं कि मैनेजर इज नॉट स्किलफुल। तो इसमें क्या है, टाइप 1 एरर क्या होता है, जिसमें हम हायर कर रहे हैं उस मैनेजर को जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब सुनो, हमने क्या किया, एक मैनेजर है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, वो क्या है हमारा टाइप 1 एरर, ठीक है। तो ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। टाइप 2 एरर क्या होगा, हमने रिजेक्ट कर दिया या हमने नहीं हायर किया, नॉट हायरिंग अ मैनेजर हु आउट परफॉर्म्स। देखो टाइप 1 एरर क्या है, एक मैनेजर हमने ऐसा सेलेक्ट कर लिया जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, हमारा जो रिटर्न का ऑब्जेक्टिव है, जो भी पोर्टफोलियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है, उसको नहीं पूरा कर पा रहा। टाइप 2 एरर क्या है, जिसमें हम एक ऐसे मैनेजर को सेलेक्ट नहीं कर रहे जो आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, मान लो कि एक नो स्किल है, एक मैनेजर है, उसके पास स्किल नहीं है और हमारा डिसीजन ये है कि हम उसको हायर नहीं कर रहे, स्किल भी नहीं है एक बंदे के पास और हम उसको हायर नहीं कर रहे, तो ये क्या है, ये है एक करेक्ट डिसीजन। अब एक इंसान है जिसके पास स्किल है और हम उसको हायर कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो तो सही चीज है, हम तो सही काम कर रहे हैं, उसके पास स्किल है और हम उसको हायर कर रहे हैं, तो करेक्ट हो गया। मान लो अब एक के पास स्किल नहीं है, स्किल नहीं है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको हायर कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारा टाइप 1 एरर। अगर कोई इंसान स्किलफुल है बट हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया, नॉट हायर, तो हमने क्या किया, टाइप 2 एरर किया, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव कंसिडरेशंस इन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर्स। अब मैं बताती हूँ, जो इन्वेस्टर्स या जो भी कोई लोग होते हैं, जनरल जो लोग की बात कर रहे हैं, वो टाइप 1 एरर से ज्यादा वरी करते हैं एज कंपेयर टू टाइप 2 एरर्स। है तो दोनों ही गलत है, ठीक है, बट जो उनको सबसे ज्यादा खतरनाक लगेगा ना, वो है हमें टाइप 1 एरर से तो मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा है उनको, नहीं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके रीजन क्या है, टाइप 1 एरर को अगर वो नहीं, मतलब उसको ज्यादा क्यों, इतना वरी क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली, माइंडफुल जो जिसको बोलते हैं, माइंड से साइकोलॉजिकल लग रहा है, साइकोलॉजी के हिसाब से पीपल क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसी फीलिंग्स जिसमें उनको रिग्रेट होता है, उनको रिग्रेट पसंद नहीं है। तो जो टाइप 1 एरर्स होते हैं वो मिस्टेकन होते हैं, रिजेक्शन, टाइप 1 एरर्स आर मिस्टेकन रिजेक्शंस, हमने नहीं किया है। और जो टाइप 2 एरर्स क्या है, वो है हम ढंग की जो चीज है, हम स्किलफुल जो मैनेजर है उसको ले ही नहीं पाए, हायर ही नहीं कर पाए। जो तो इससे क्या होगा, टाइप 1 एरर से एक्सप्लिसिट कॉस्ट होंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जैसे कोई जो मैनेजर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और फिर भी हमने उसको रख लिया, अब हमें उसको मैनेजमेंट फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, अपना एक तो टाइम हमारा जो खत्म हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, टाइम चला जाएगा, हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, टाइप 1 एरर्स में एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं, टाइप 2 एरर्स में होते हैं हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि वो बंदा स्किलफुल था, वो मैनेजर स्किलफुल था, बट हमने नहीं लिया, ठीक है, तो उससे क्या है, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट हो रही है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो ज्यादातर हम उसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अगर हमने एक ऑल्टरनेटिव कुछ एक चूज किया, कोई डिसीजन, उसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक्स अगेन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो गया। तो जो टाइप 2 एरर्स होते हैं वो हमने कोई कॉस्ट नहीं, हमारे कोई पैसे नहीं लगे, बट एक ये है कि हमारी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो गई, तो उसका कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज इंडिविजुअल्स अपीयर टू पुट लेस वेट ऑन, उनका क्या है साइकोलॉजी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम नहीं देखते। मान लो अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि एक ना थोड़ा सा आपके पास ना 1 आवर बचे हैं, 1 आवर में आप टीवी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स, या फिर आप ना एक्सरसाइज कर सकते हो, तो जो टीवी देखने का नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसका, अपॉर्चुनिटी अगर बाय चांस हम चूज करते हैं एक्सरसाइज करना, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, कि हम नेटफ्लिक्स देख सकते थे। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम ना लेस वेट डालते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। टाइप 1 एरर्स क्या है, साइकोलॉजिकली मोर पेनफुल होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा रीजन है, एक तो ये ए रीजन है, ये हमारा बी रीजन है, ये हमारा सी है। जो टाइप 1 एरर्स होते हैं वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मेजर करने के लिए, और जो टाइप 2 एरर है वो तो हम देख नहीं सकते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम देख सकते नहीं, तो टाइप 2 एरर्स आर लेस लाइकली टू बी मेजर्ड। टाइप 1 एरर्स क्या होते हैं, मोर ट्रांसपेरेंट टू इन्वेस्टर्स, वो अच्छे से दिखते हैं क्योंकि वो एक रिग्रेट को शो कर रहे हैं हमारे, जो हमने गलत डिसीजन ले लिया, बट जो
पेन ऑफ हैविंग टू एक्सप्लेन दिस डिसीजन टू इन्वेस्टर, क्योंकि हमें इन्वेस्टर को भी बताना पड़ता है कि हमने बहुत गलत इंसान, मतलब बहुत गलत पोर्टफोलियो चूज कर लिया क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ टाइप 2 एरर्स, जो अगर हम टाइप 2 एरर्स कर रहे हैं, टाइप 2 एरर्स क्या है, एक स्किल है किसी मैनेजर के पास बट हम उसको हायर नहीं कर रहे, नॉट हायर, स्किल है प्लस नॉट हायर, तो इससे क्या है, ये तो हमारी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, जो हम ऐसे फ्रेमवर्क में कुछ गड़बड़ है हमारी कि हम हाईलाइट कर रहे हैं हम वीकनेस को, हम सिलेक्शन प्रोसेस में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारी। वन अप्रोच क्या है हमारी टू एग्जामिन दिस इशू इज टू मॉनिटर नॉट ओनली द मैनेजर्स करेंटली हेल्ड बट ऑल्सो जो हमने बाहर निकाल दिए और जो हायर नहीं किए उनको भी हमें देखना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए। सिर्फ उनको ही नहीं जिनको हम हायर कर चुके हैं, जिनको हमने हायर नहीं किया या हमने जिनको निकाल दिया उनका भी हमें परफॉर्मेंस देखना चाहिए, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अवॉइड करना ऐसे डिसीजंस शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे और आइडेंटिफाई करना बिहेवियरल बायस को इन द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजर्स ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। हमें शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस जो है उसको अवॉइड करना है, बिहेवियरल बायस को अवॉइड करना है जब हम मैनेजर को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस इंप्लीकेशंस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स में क्या है, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 एरर इज होल्डिंग अ मैनेजर विदाउट अ स्किल, और टाइप 2 एरर क्या, होल्डिंग मैनेजर, नॉट होल्डिंग मैनेजर विद स्किल। जितना ज्यादा स्मॉलर होगा डिफरेंस सैंपल साइज और डिस्ट्रीब्यूशन मीन में, उतना ज्यादा वाइडर डिस्पर्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन में और स्मॉलर द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। जितनी ज्यादा एफिशिएंट होगी मार्केट उतना ही कम एग्जिबिट करेंगे डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनेजर्स। ठीक है, ये मतलब जनरल पॉइंट्स लिखे हैं। इफ अ स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस इज मीन रिवर्टिंग, मीन रिवर्टिंग क्या होती है, ये हमारा मीन है मान लो 5, अगर कोई मार्केट ऊपर चली गई तो ये चली गई मान लो कितने पे चली गई, 10 पे चली गई, तो मीन रिवर्टिंग क्या है, विद टाइम ये वापस से 5 पर आएगी। बट अगर मार्केट डाउन है, यहाँ पे मान लो ये कितना है, ये 3 पे है, तो मीन रिवर्टिंग क्या कहती है, विद टाइम ये ऊपर जाएगी 5 पे। दिस इज मेंट बाय मीन रिवर्टिंग। अगर कोई इफ अ स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस इज मीन रिवर्टिंग, किसी की जो स्ट्रेटेजी हमारी परफॉर्मेंस है वो मीन रिवर्टिंग है, तो फायरिंग अ पुअर परफॉर्मेंस ओनली टू सी रिवर्जन इन परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इज टाइप 1 एरर। फोर्थ हम आ गए क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ मैनेजर सर्च एंड सिलेक्शन। पहले हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा सारा यूनिवर्स वाली चीज देखी। अब हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स में आ रहे हैं हमारे स्टाइल एनालिसिस। अब हम स्टाइल की एनालिसिस करें कि कैसे कैसा ये कैसे कैसे एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका क्या स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें हम देख रहे थे अभी तक स्टाइल एनालिसिस। स्टाइल एनालिसिस में क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अंडरस्टैंड करना मैनेजर के रिस्क एक्सपोजर रिलेटिव टू द बेंचमार्क और हाउ दे इवॉल्व ओवर टाइम। इसमें क्या है, एक बेंचमार्क है, उसका जो रिस्क है, बेंचमार्क का कोई ना कोई रिस्क होगा, कोई ना कोई वॉलिटिलिटी होगी, तो उसी के हिसाब से जो हमारा क्या कहते हैं बेंचमार्क, जो हमारा पोर्टफोलियो बना है वो रिस्क एक्सपोजर उसके कैसे है विद इन रिलेशन टू बेंचमार्क। अभी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिफाइन करना यूनिवर्स ऑफ पोटेंशियल मैनेजर्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिलेक्टेड मैनेजर्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो मैनेजर का सेल्फ रिपोर्टेड रिस्क एक्सपोजर है, जो पोर्टफोलियो कंसेंट्रेशन और इंडस्ट्री एक्सपोजर, कैपिटलाइजेशन एक्सपोजर और अदर क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं हमारे स्टाइल एनालिसिस में, कि उसकी जो पोर्टफोलियो बनी है वो कौन से सेक्टर्स में एलोकेटेड है, कंसेंट्रेटेड है, इंडस्ट्री का उसके पास कितना एक्सपोजर है, प्लस जो कैपिटलाइजेशन, मतलब अगर 100 करोड़ की उसकी पोर्टफोलियो है तो वो 50% हम बोल रहे हैं लार्ज कैप में है और 30% मिड कैप में और 20 है हमारी स्मॉल कैप में। तो हम देख रहे हैं इसमें कैपिटलाइजेशन एक्सपोजर। ठीक है, ये सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गए स्टाइल एनालिसिस में। वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है स्टाइल एनालिसिस विद स्ट्रेटजीज दैट होल्ड पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज वेयर प्राइसिंग इज फ्रीक्वेंट। ये सबसे ज्यादा यूजफुल तब होता है जब हम होल्ड कर रहे हैं पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज जिसमें प्राइसिंग जो है हमारी फ्रीक्वेंट होती है। अब ऐसे दो तरह के हम स्टाइल एनालिसिस इन डेप्थ देखेंगे। एक तो हम देखेंगे रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस और हम देखेंगे होल्डिंग बेस्ड स्टाइल एनालिसिस। अब हम बोलते हैं कि स्टाइल एनालिसिस की कुछ कुछ क्वालिटीज है, वो है हमारी मीनिंगफुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो मीनिंगफुल मतलब कि हमारे जो रिस्क रिपोर्टेड है वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस और रिटर्न रिस्क को दिखाना चाहिए, रिप्रेजेंट करते हुए होना चाहिए। वो स्टाइल जो एनालिसिस है वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए कि जो मैनेजर के एक्चुअल रिस्क एक्सपोजर है उसको शो करे वो।
कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट जब भी हम यूज करते हैं हम ये टाइम के उसमें देखते हैं कि वो जैसे हर एक दिन वीडियो आ रही है कंसिस्टेंटली, मतलब हर दिन डिसिप्लिन मैनर में वो चीज काम हो रही है। उसी की तरह मेथोडोलॉजी जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं ओवर टाइम और अक्रॉस मल्टीपल मैनेजर्स। फोर्थ है हमारा टाइमली। टाइमली मतलब टाइमली मैनर में अवेलेबल है वो रिपोर्ट, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सके। तो सबसे पहले हमारा दो तरह के अप्रोच थे, एक तो हमारा रिटर्न बेस्ड था, एक होल्डिंग बेस्ड। तो रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस हम देख रहे हैं, वो होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन मतलब हम पहले इकोनॉमी देख रहे हैं, फिर हम इंडस्ट्री देख रहे हैं, फिर हम एक कंपनी देख रहे हैं। टॉप डाउन, टॉप से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग अ पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी। पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी मतलब अगर मैं एक इकोनोमेट्रिक का पूरा अपना मॉडल बना रही हूँ तो जो बीटाज होते हैं, बीटा 1 बीटा 2, ये सारे जो सेंसिटिविटी होते हैं उनको हम एस्टिमेट करते हैं टू सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज रेंज, रिप्रेजेंटिंग अ रेंज ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। वो एक एडिशनल एनालिटिकल स्टेप को ऐड करती है जिससे कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स। एक ये जो रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस है RBSA, वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और ज्यादा डेटा को ना, मतलब ज्यादा डेटा एक्वायर करने की या हमें उसको इंटरप्रेट करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, कंपेरेबल अक्रॉस मैनेजर्स, हम कंपेयर कर सकते हैं विद टाइम और मैनेजर्स के थ्रू, मतलब इसे बोलते हैं हम टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, हम दोनों कर सकते हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न और रिस्क फैक्टर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज के लिए भी विंडो ड्रेसिंग नहीं होती। विंडो ड्रेसिंग मतलब अगर मैंने एक पोर्टफोलियो बना दी और इसमें ना कुछ कुछ ऐसी स्टॉक्स थे जिसमें लॉस हो रहा था मेरे को, और मैं क्या करती हूँ, जब मेरी रिपोर्ट बनाने की टाइम आएगी तो मैंने जो वो लॉस मेकिंग वाले स्टॉक्स हैं उनको ना अपने उससे हटा दूंगी, जिससे मेरी पोर्टफोलियो की जो रिटर्न मैं शो करूंगी उससे क्या होगा, वो रिटर्न हायर आएगी। तो इसे बोलते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। तो इसमें विंडो ड्रेसिंग नॉट सब्जेक्ट, हम नहीं कर सकते विंडो ड्रेसिंग। इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैज मेनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव रिस्क रिपोर्टिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये एक इम्प्रिसाइज टूल है, इसमें जो एक्यूरेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि वो अनचेंजिंग एवरेज पोर्टफोलियो होती है। हमें मतलब एक जो अनचेंजिंग एवरेज पोर्टफोलियो मतलब जो हमारी एक पोर्टफोलियो की एवरेज है वो हम चेंज नहीं कर रहे विद टाइम, बट अब हम इससे अगर चेंज नहीं कर रहे तो इससे क्या है, जो हमारी डायनामिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो हम नहीं बना पाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारी डिसॉर्ट होगी, डीकॉम्पोजिशन अक्रॉस सोर्सेज ऑफ एडेड वैल्यू। अगर मैंने मान लो पोर्टफोलियो की एक रिटर्न है वो बना रखी है 15%, तो हमेशा ये पूरे ऑल द टाइम ये कितनी रहेगी, 15% ही रहेगी। मान लो ये मेरा जो पोर्टफोलियो है इसका AUM चेंज हो रहा है, या मैं कोई चेंज कर रही हूँ, उसका वैल्यू एडेड कर रही हूँ, या कुछ भी मतलब चेंजेस कर रही हूँ, तो वो 15% थोड़ी रखूंगी। तो डिपेंड करेगी ना, जो मेरी पोर्टफोलियो बन रही है उसके हिसाब से मैं मीन करूंगी, बट ऐसा नहीं होगा इस वाले केस में। 15 है तो 15 ही रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरे डायनामिक, जो मैं डायनामिक मतलब जो समय के साथ चेंज हो रहे हैं वो डिसीजंस तो बन ही नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा, डिसॉर्ट में डीकॉम्पोजिशन भी नहीं बना पाऊंगी। थर्ड फोर्थ बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो करंट और फ्यूचर पोर्टफोलियो एक्सपोजर्स को तो ढंग से दिखा ही नहीं पाएगी। जो इलिक्विड एसेट सिक्योरिटीज होगी उससे क्या होगा, मेरे एक तो प्राइस उसमें दिखाएगा नहीं, तो रिस्क क्या है, रिस्क भी वो उल्टा सीधा कुछ भी दिखाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरी वॉलेटिलिटी की जो रिटर्न है शॉर्टर होराइजंस में वो लिमिटेड लिक्विडिटी इवेंट्स को अंडरस्टेट करेगी। जो लॉन्गर पीरियड्स होंगे उसमें क्या होगा, मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स आएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न के। अब हम बात करते हैं, हमारा ये था सेकंड, एक हमने देख दिया अभी रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस। अब हम देख रहे हैं होल्डिंग बेस्ड स्टाइल एनालिसिस। वो क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है, जिसमें हम पहले एक कंपनी को चूज करते हैं, फिर हम चूज करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर, या फिर हम क्या चूज करते हैं, हम एक कंट्री को चूज करते हैं या इकोनॉमी को देखते हैं। तो इसे क्या होता है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं बॉटम अप अप्रोच। ये एस्टिमेट करती है रिस्क एक्सपोजर्स को फ्रॉम एक्चुअल सिक्योरिटीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो एट अ पॉइंट इन टाइम। ये क्या होता है, अलाउ करते हैं हमें एस्टिमेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, करंट रिस्क फैक्टर्स को हमें एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंट जो हमारे ड्राइवर्स है ऑफ रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर्स उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये कंपेरेबल है अक्रॉस मैनेजर्स और टाइम। ये एक्यूरेट व्यू प्रोवाइड करती है हमें मैनेजर के रिस्क एक्सपोजर्स का, और ये इजियर विद इक्विटी स्ट्रेटेजीज पर्टिकुलरली ईटीएफ्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट इज सब्जेक्ट टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग अभी मैं अभी समझाया, इसमें क्या होता है, कंप्यूटेशनल एफर्ट जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कॉम्प्लेक्स हो गई, ये स्ट्रेटेजी कॉम्प्लेक्स हो गई और वो डिपेंड कर रही है हमारे टाइमिंग पे और डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर, चैलेंजिंग फॉर हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए। इसमें जो कुछ फैक्टर्स होंगे वो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट होंगे,
यूजफुल ऑफ द एनालिसिस में भी कॉम्प्रोमाइज, जो यूजफुलनेस है हमारी एनालिसिस की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी जब पोर्टफोलियो है, अगर मैं देख रही हूँ उसको डू नॉट रिफ्लेक्ट पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड पर्टिकुलरली फॉर हाई टर्नओवर स्ट्रेटेजीज, जो हाई टर्नओवर स्ट्रेटेजीज है उसके लिए यूजफुल नहीं होगी, बिकॉज होल्डिंग्स आर पब्लिश डेली, तो पोर्टफोलियो में जो इलिक्विड सिक्योरिटीज थी वो अंडर एस्टिमेट करेगी हमारे रिस्क एक्सपोजर्स को, जो डिसएडवांटेज मेरी रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस में भी था। ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है आज का, वो है हमारा कैप्चर रेशियो, जो हम देख चुके हैं अभी प्रीवियस हमने चैप्टर में ही देखा है, और हमारा ड्रॉ डाउन्स। अब इसमें बात करें हम, तो इसमें यह है कि कैप्चर रेशियो क्या होता है, अभी हमने, अगर किसी ने देखी होगी वीडियो तो उसको याद होगा, बट अगर नहीं देखी तो उसको प्लीज रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये वाला चीज फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक बार बता चुकी हूँ, ठीक है। कैप्चर रेशियो क्या होता है, हमारा अपसाइड कैप्चर डिवाइडेड बाय डाउनसाइड कैप्चर। अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगा अगर किसी ने देखा नहीं है, तो अपसाइड कैप्चर क्या होता है, डाउनसाइड कैप्चर क्या होता है। कैप्चर रेशियो क्या होता है, वो असेस करता है मैनेजर की सूटेबिलिटी रिलेटिव टू द इन्वेस्टर आईपीएस, मैनेजर कितना सूटेबल है अगर मेरी इन्वेस्टर के आईपीएस के अकॉर्डिंग, और इन्वेस्टर के टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। अब हमें तुम रिकॉल करो, अपसाइड कैप्चर रिकॉल करो, डाउनसाइड कैप्चर, कैप्चर रेशियो क्या होता है, ड्रॉ डाउन क्या होता है, ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन क्या होता है। मैं फटाफट से जल्दी से एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें, ठीक है। जो अपसाइड कैप्चर क्या होता है, जब हमारी एक बेंचमार्क इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है, तो उसमें जो वो हम कैप्चर कर रहे हैं मेजर को, वो मेजर जो कैप्चर कर रहा है अपसाइड, जब बेंचमार्क पॉजिटिव है उसको हम बोलते हैं अपसाइड कैप्चर। डाउनसाइड कैप्चर क्या होता है, जब मार्केट्स नेगेटिव है और हम उस मेजर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कितना डाउनसाइड गया है, तो हम उसको बोलते हैं डाउनसाइड कैप्चर। कैप्चर रेशियो होता है हमारा अपसाइड कैप्चर डिवाइड बाय हमारा डाउनसाइड कैप्चर। ड्रॉ डाउन होता है अगर एक मार्केट ऊपर गई थी, कोविड के टाइम वाला एग्जांपल मैंने लिया था, तो मार्केट ऊपर गई थी तो टॉप से लेके वो नीचे तक पूरा जो पीक है, पीक से लेके ट्रॉ सबसे डाउन तक कितना गई है, कितना हमारा पोर्टफोलियो में लॉस हुआ है, लॉस को हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन। कितना हमारा पोर्टफोलियो नीचे गिर गया है उसको बोल रहे हैं ड्रॉ डाउन, कितना गिर गया तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, ड्यूरेशन बोलते हैं, तो टाइम होता है। तो ड्रॉ डाउन का जो ड्यूरेशन मतलब पीक से लेके ट्रॉ पे, और फिर जब वो जीरो फिर से वहां पर उस पॉइंट पे पहुंच गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये उसका टाइम कितना लगा उसको पीक से ट्रॉ और फिर वो फिर से दोबारा उसी पॉइंट पे आने में। जो ड्रॉ डाउन होता है वो स्ट्रेस टेस्ट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का, और वो एक्सपोज करता है हमारी फ्लॉज को। जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को कुछ चीज हमें परखनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग सिचुएशंस में डालते हैं और वो देखते हैं, उसको चैलेंजेस देते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही हम पोर्टफोलियो को, जो ड्रॉ डाउन आते हैं तो वो एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, जिससे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसके फ्लॉज को पता चल सके और हमें क्या हमने गड़बड़ की है वो पता चल सके, हमारे इनएडुकेट रिस्क कंट्रोल्स पता चल सके, ऑपरेशनल में जो इश्यूज है वो सारे पता चल सके। How a manager responds to a large drawdown as it occurs provide evidence of the robustness and repeatability of the investment portfolio construction, risk management process and insight into the people implementing the process. इसमें ये बोल रहे हैं, ये मैं अभी बताती हूँ आपको। अगर मान लो कि मार्केट ना बहुत ज्यादा अभी अच्छा खासा पोर्टफोलियो चल रहा था, सबको बहुत लग रहा था कि निफ्टी मतलब 26,000 पे है, उससे ज्यादा और कितना जाएगा, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लो कि और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो 30 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बट क्या हो गया, जो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था वो अब डाउन में चला गया। अब क्या हो गया, जितने भी मेरी सिक्योरिटीज जो स्टॉक्स लिए थे वो क्या हो गए, नेगेटिव में आ गए, मेरे को रेड में शो कर रहे हैं, वो लॉस में शो कर रहे हैं। तो अगर कोई एक, मैं अच्छा एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मतलब मैं बोल रही हूँ मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी कि जो मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो मैं क्या करूंगी इसमें, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि है ना, जो मेरे आईपीएस है, जो मेरी टाइम होराइजन को देखूंगी, मेरा टाइम होराइजन क्या है, कि मेरे को ऐसा तो नहीं कि हम हड़बड़ी में फटाफट से जो मेरे लॉसेस हुए उसको मैं करना शुरू कर दूं कि सेल कर रही हूँ फटाफट से, उस सिक्योरिटी से हट रही हूँ। जो मेरा आईपीएस जो है, जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो क्या करेगी, वो हमें बताएगी, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है वो, तो वो एक फाउंडेशन होती है कि हमें कितना रिस्क और ये सब कितना लेना है, तो वो एक हमें गाइडेंस की तरह प्रोवाइड कर रही है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। प्लस जो हमारी स्ट्रैटेजी है माइंड में उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन मैनर में होना पड़ेगा। ये नहीं कि नेगेटिव में हो गई तो वो लॉस में हो रही है तो हम इसलिए बेच रहे हैं, नहीं, पैनिक नहीं करना इस सिचुएशन में। अगर हम सेलिंग करते हैं इनटू अ ड्रॉ डाउन मार्केट तो हम एक तरह से रिवर्सल को भी तो मिस कर रहे हैं ना। ये तो एक बहुत ही अच्छा टाइम है, मान लो मैंने वैल्यू स्टॉक्स ले रखे, कोई अच्छे खासे जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वो स्टॉक्स ले रखे अपने पोर्टफोलियो में और वो डाउन चली गई मार्केट, तो वो तो बहुत ही अच्छा टाइम है, वो स्टॉक्स तो मेरे को डिस्काउंट में मिल रहे हैं, एक तरह से सेल लग रही है, तो मेरे को तो और उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये एक प्रोवर्ब है बहुत अच्छा,
जब भी मार्केट्स ना गिरती है तब जब हमारी मार्केट्स बढ़ रही है ना, तब तो सब पैसे कमा रहे हैं, बट जब मार्केट्स गिरती है ना तब सबसे ज्यादा वेल्थ जनरेट होती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये वेल्थ जनरेशन का टाइम होता है, क्योंकि हमें अच्छे फंडामेंटल गुड स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, बट उसको ना परखने की कि कौन से फंडामेंटल स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, वो भी एक स्किल है जो पढ़ने के साथ आती है, जो एक बहुत सारी मार्केट्स देखने के साथ आती है। अब इसमें क्या है, जो डिसीजन मेकर है उसको हमें एक तरह से, जब ड्रॉ डाउन हुआ, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई, तो हम मैनेजर के बिहेवियर को भी देखते हैं कि वो डिसिप्लिन है क्या नहीं है, वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की तरफ कोई मिस अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, या फिर वो ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। अब इसमें ना ये वाला ये दो एक एग्जांपल लेके चले हैं, इसमें प्रीवियस चैप्टर में भी था, बट ठीक है। इसमें ना ये बोल रहे हैं कि 4 ये स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है, लॉन्ग ओनली, पॉजिटिव, एसिमेट्री, और थर्ड है हमारा लो बीटा, फोर्थ है हमारी नेगेटिव एसिमेट्री। ये 4 हमारी स्ट्रेटेजीज है जो हमारी कवर कर रही है 2000 से लेके 2013 तक का डेटा। इन्होंने पर्टिकुलरली ये वाला डेटा इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बीच में आया है 2007 और 2008 का क्राइसिस, तो उसको देखने के लिए कि कौन सी इनमें से जो स्ट्रैटेजी है, जो 4 स्ट्रैटेजीज है, वो कौन सी अच्छी है। लॉन्ग ओनली मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो वो 100% अपना किस चीज में इन्वेस्ट करेगा, वो मार्केट में इन्वेस्ट करके ही रखेगा, ठीक है। पॉजिटिव एसिमेट्री क्या है, जब भी मार्केट्स अप में है तो वो 75% अपना जो पोर्टफोलियो है, मान लो अगर 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो वो 75 जो परसेंट है, मतलब 75 करोड़ अपने, जब वो अपसाइड है मार्केट, 75% अपना कोई भी, मतलब इसमें बोल रहे हैं S&P 500 बट निफ्टी 50 में रख रहा है, ठीक है, अपने निफ्टी 50 में रख रहा है, और प्लस जो 25% है वो इसमें बोल रहे हैं 75% तो उसने निफ्टी में रख लिया, ठीक है। जो बचा हुआ 25 है वो किस में रख रहा है, वो रख रहे हैं हम कोई लिक्विड एसिड्स में, इसमें बोल रहे हैं टी बिल्स, ठीक है, या फिर टी बिल्स। अब लो बीटा क्या बोल रहे हैं, लो बीटा में जब अपसाइड है, मार्केट पॉजिटिव है, तब वो 50% निफ्टी में रख रहा है, 50% टी बिल्स में रख रहा है। नेगेटिव एसिमेट्री क्या है, 25% जब मार्केट्स ऊपर जा रही है मार्केट पॉजिटिव है, तो वो 25% अपना निफ्टी में रख रहा है और 75% टी बिल्स में, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में रख रहा है। तो इसमें जो एग्जिबिट आया है, ये वाला जो समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें देखो रिटर्न सबसे ज्यादा किसकी आई है, सबसे ज्यादा आई है पॉजिटिव एसिमेट्री की, 22.81, ठीक है। इसमें एनुअलाइज रिटर्न देखें तो वो भी सबसे ज्यादा 8.86 पॉजिटिव एसिमेट्री, यानी कि जब मार्केट्स अप में है तो उसने 75% अपना निफ्टी में इन्वेस्ट कर रखा, 25% लिक्विड एसेट्स यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जिसको हम यूएस की अगर भाषा में बात करें तो वो टी बिल्स में, या फिर मैं बोल सकती हूँ हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। स्टैंडर्ड डिविएशन देखो, अब स्टैंडर्ड डिविएशन किसका सबसे कम है, लो बीटा का, ठीक है, लो बीटा का सबसे कम है। शार्प रेशियो को कंपेयर करो, बीटा तो यही है हमारा कि कितनी सेंसिटिव है हमारी, कितनी सेंसिटिव है, ठीक है। ड्रॉ डाउन मतलब कितना ज्यादा लॉस हुआ, अगर वो पीक से लेके जिसका ड्रॉ डाउन सबसे कम होगा वो अच्छी है। अब देखो एक बात देखो, सबसे ज्यादा रिटर्न भी अच्छी है इसकी, और अगर मैं कंपेयर करूं रिटर्न इतनी ज्यादा है बट इसके जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो तो कम है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं 9.61 रिटर्न, उसका रिस्क लेके वो 2228 रिटर्न अर्न कर पा रहा है, और उसकी जो ड्रॉ डाउन है वो भी कम है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक पॉजिटिव एसिमेट्री एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, 75% जब भी मार्केट्स अप है तो हमें 75% हमें निफ्टी में डालना चाहिए, और 25% हमें अपनी जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है या फिर टी बिल्स है उसमें डालना चाहिए। With this we have ended our lecture and also our day 19, जिसमें कि हमने अभी तक सिर्फ हाफ पोर्शन कवर किया अपने चैप्टर नंबर 2 का। कल ये जो डे 20 है उसमें हमारा पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना। मैं मानती हूँ फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली है, और मतलब बहुत सारी चीजों में आप लोग ऑक्यूपाइड हो सकते हो, बट प्लीज थोड़ा थोड़ा आकर पढ़ लो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है एटलीस्ट 2 आवर्स तो दो, बट उसको जब 90 डेज हमने एक पूरा चैलेंज लिया है तो उसमें एक भी दिन मत छोड़ो, करो, पढ़ो, मन नहीं करता फिर भी पढ़ो, बट थोड़ा पढ़ो उस टाइम, ठीक है। चलो, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड,
Stay healthy. See you in the next video, next lecture. Bye bye. Signing off.